हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 10 उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध पढ़ रहे थे। तो उसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हेडिंग है शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन 1945 से 1992 के बीच के बारे में। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि जो शीत युद्ध और सोवियत संघ का जो विघटन था वो कैसे हुआ, वो अलग अलग किस तरीके से हुई, इसके बारे में। 1945 में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने मिलकर जर्मनी और जापान को हराया था। ये जब 1945 में जब सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने मिलकर के किसको, जर्मनी और जापान को हराया था उस समय। लेकिन यह एकता कायम नहीं रह पाई और सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और विरोधी के रूप में उभरे। तो इस स्थिति में क्या होने लगा कि जब 1945 में जब सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, इन तीनों देश ने मिल करके जर्मनी और जापान को हराया, तो लेकिन इन सबके बीच में क्या एकता की जो भावना थी या एकता थी वो कायम नहीं कर पाई। और क्या हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका क्या हो गए, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के विरोधी हो गए और साथ ही साथ एक दूसरे के विरोध के रूप में वो उभरे भी। सोवियत संघ साम्यवाद, समाजवाद के पक्ष में था और विश्व में समाजवाद को फैलाने में विश्वास रखता था। सोवियत संघ साम्यवाद जो कि सोवियत संघ जो क्या था, एक ऐसे वाद को मानने वाला था जहाँ पे क्या है, समाज में एक ऐसे पक्ष को या ऐसे सिद्धांत को जिसके आधार पर पूरा जो देश था वो उस सिद्धांत पर या उस आधारित वाद था या जो पक्ष में थे उस आधार पर वो चलते आगे बढ़ने वाला था। और साथ ही साथ जो विश्व में जो साम्यवाद को फैलाने की ओर एक क्या करता था, विश्वास रखता था कि किस तरीके से समाज में, देश में किस तरीके से साम्यवाद की जो भावना है उसको फैलाया जा सके। किसी देश के संसाधन जैसे कि यहाँ कारखाने, बैंक, खादान आदि सरकार के नियंत्रण में हो और उसका उपयोग समाज के सभी तबकों के हित में हो और सरकार समाज में असमानता को कम करने का प्रयास करे, ये साम्यवादी नीतियाँ थीं। इसमें ये बतलाने की ये कोशिश की गई थी कि किस तरीके से जो साम्यवाद के विश्वास को समाज में फैलाने की ओर विश्वास बढ़ता जा रहा था। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि किसी देश के संसाधन जो वहाँ से जो भी संसाधन प्राप्त होती हैं उससे वहाँ के रहने वाले लोग या समाज के हैं उन लोगों को संसाधन का पूरी तरीके से फ़ायदा हो सके। तो इसके नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या किया कि उनका उपयोग है समाज के तबके, ऐसे वर्ग के लोगों के लिए जिनकी स्थिति दयनीय है, गरीब हैं, असहाय हैं या फिर उससे ऊपर भी हैं, उन सभी के लिए समाज में सभी तरह के जो लोग हैं उनको समान रूप से उनका जो संसाधन से जो फ़ायदा मिल रहा है उसको समान रूप से फ़ायदा हो। और साथ ही साथ जो समाज में क्या है, असमानता है, असमानता मतलब जो ऊंच नीच है या जो भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसको कम करने का प्रयास करें। ये साम्यवादी नीतियों की थी, नीतियाँ मतलब नियम थे ये साम्यवादी के। इसके विपरीत अमेरिका निजी उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहते थे जिसमें संसाधन निजी हाथों में हो और समाज बेरोक टोक चले। इसके विपरीत ये तो हमने क्या बोलना चाहिए, जो साम्यवादी नीति थी उसके बारे में हम समझे। लेकिन इसके विपरीत क्या थी, बताया गया कि अमेरिका जो निजी उद्यमिता मतलब निजी की जो उद्योग धंधे हैं उससे संबंधित उसको क्या करना चाहता था, वो बढ़ावा देना चाहता था जिससे क्या हो सके, संसाधन निजी हाथों में, निजी मतलब उनके जो उद्योगपति के जो स्वयं मालिक हैं उनके हाथों में, और वो क्या कर सके, जो भी तैयार माल है उद्योगों से जो मिल रही हैं उन तैयार माल को वो क्या है, बेरोक टोक बिना रुकावट के उसे बाजार में ला सके, खरीदी बिक्री उसको किया जा सके। नीति के स्तर पर, नियम के स्तर पर कहा गया है, पर अमेरिका लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव आदि को बढ़ावा देना चाहता था। ये तो थे दोनों के बीच सैद्धांतिक अंतर।
यह नीति के स्तर पर अमेरिका में कहा गया है कि लोकतंत्र, ऐसे तंत्र जहाँ पे लोक मतलब जनता का तंत्र मतलब शासन जो होता है वो बहुदलीय, बहुदलीय मतलब एक दल से अधिक चुनाव दल हो, जिसमें चुनाव प्रणाली हो आदि को क्या करना चाहता था, बढ़ावा देना चाहता था। ये तो थे। दोनों के बीच क्या कहा है, सैद्धांतिक रूप से क्या कहा गया है, अंतर पाया गया है या अंतर दिखाया गया है। व्यवहारिक स्तर पर दोनों देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार चाहते थे। दोनों देश मतलब जिस तरीके से हमने साम्यवादी और समाजवाद के बारे में जो हमने यहाँ पढ़ा कि किस तरीके से वो जो साम्यवाद थे उसके प्रति जो विश्वास थी उसको किस तरीके से वो बढ़ाना चाहते थे। तो ये व्यवहारिक तौर से दोनों के देशों में इसके प्रभाव क्षेत्र को वो क्या करना चाह रहे थे, फैलाना चाहते थे, ताकि क्या हो सके, युद्ध और व्यापार में मदद मिले। युद्ध के माध्यम से, युद्ध में क्योंकि अधिक सैनिक की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उसमें अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ व्यापार में मदद मिले कहा गया। तो व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा देना है, कैसे दूसरे देशों से या फिर जो उनके पड़ोसी देश हैं उनसे संसाधन या कच्चा माल कैसे प्राप्त हो, इस तरीके से वो तैयार माल उद्योग में तैयार करते, उससे व्यापार के माध्यम से एक देश से दूसरे माध्यम से वो क्या है, व्यापार में मदद मिल सकता था उन्हें। एक ओर सोवियत संघ समाजवाद का प्रतीक बना तो दूसरी ओर अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतीक बना। एक ओर क्या हुआ, सोवियत संघ जो था वो क्या है, समाजवाद का वो प्रतीक बनता ही जा रहा था, तो दूसरी ओर अमेरिका किसका था, पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतीक बन गया। जहाँ क्या है, उन्होंने अमेरिका ने क्या है, उद्योग धंधे से संबंधित उसको वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था, और साथ ही साथ वो किसका प्रतीक बनता जा रहा था, लोकतंत्र का। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन के प्रतीक वो उसका प्रतीक बनता जा रहा था। लेकिन व्यवहार में उनकी वास्तविक नीति अक्सर दूसरे देश व उनके संसाधन पर नियंत्रण जमाने की थी। लेकिन व्यवहार में कहा गया है उनकी जो वास्तविक नीति थी, नीति मतलब नियम जो थे, अक्सर क्या करते वो एक दूसरे व उनके जो संसाधन थे उन पर नियंत्रण मतलब उस पर किस तरीके से उनके संसाधनों को नियंत्रण मतलब अपने हक में या अपने हित में उसे जमाने की वो कोशिश करते रहते थे। आगे देखते हैं, 1945 में जो वार्ताएं और संधियां हुई उनके तहत एक तरह से दोनों देशों ने विश्व में अपने प्रभाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर ली थी। 1945 में कहा गया है जो वार्ताएं मतलब जो बातचीत हुई थी और साथ ही साथ क्या हुई थी, संधियां हुई थी। तो उन संधियों के तहत कहा गया है कि एक तरह से क्या हुआ था, दोनों देश को बीच में अपने प्रभाव क्षेत्र मतलब जितने क्षेत्र पर सोवियत संघ का कहें या फिर अमेरिका का कहें, तो उसका जो प्रभाव क्षेत्र था उस प्रभाव क्षेत्र पर क्या कहते, सीमा निर्धारित कर ली थी। मतलब जितने क्षेत्र पर या जितने जो हिस्से थे उस क्षेत्र पर वो अपने हिसाब से वो नियंत्रण कर सके। सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में पूर्वी यूरोप था और बाद में चीन, कोरिया आदि देश जुड़ गए। ये किसके संग में, सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में था, मतलब उसके अधीनस्थ में था। जो पूर्वी देश में यूरोप था और बाद में क्या होने लगा, चीन, कोरिया आदि देश सोवियत संघ के हिस्से में आ गए। बाकी विश्व पर अमेरिका और उसके सहयोगियों का प्रभाव क्षेत्र बना रहा। जो बाकी विश्व था उस पर किसका, अमेरिका और उसके जो भी सहयोगी, उसकी जो मदद करने वाले या उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले को अपने प्रभाव क्षेत्र में वो डाल लिया या ले लिया। दोनों देशों ने इस सीमा को स्वीकार तो किया मगर एक दूसरे पर शक करते रहे। ये देशों ने अपने अपने जो हिस्सा था उस या फिर सीमा निर्धारित जो की गई थी उसे उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन क्या हो गया था, मगर एक दूसरे के प्रति क्या थी, वो शक की दृष्टि से देखते थे। प्रारंभ में अमेरिका का स्थान सामरिक रूप से ऊंचा था क्योंकि विश्व में केवल उसी के पास परमाणु हथियार थे, लेकिन 1950 के दशक में सोवियत संघ के पास भी ये हथियार उपलब्ध हो गए। जो प्रारंभिक स्थिति में जो थी उस समय कहा गया है कि जो अमेरिका का जो स्थान था वो क्या है, सबसे ऊपर था क्योंकि उसके पास क्या थे, परमाणु हथियार थे। लेकिन ये भी होने लगा कि जब 1950 में जब सोवियत संघ के पास भी उस तरीके के हथियार उपलब्ध हो गए तो क्या थे, जो स्तर जो था वो क्या है, अब सामान्य हो गया था। अब आगे देखते हैं, 1945 से 1970 तक विश्व अर्थव्यवस्था लगातार विकास
कर रही थी। जो अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या हो रहे थे, लगातार विकास परिवर्तन होता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। और दोनों देशों के बीच तनाव तो था, मगर युद्ध में नौबत नहीं आई। लेकिन 1970 के बाद विश्व आर्थिक व्यवस्था में मंदी छा गई और दोनों देशों के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया। ये 1945 और 1970 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अर्थव्यवस्था थी वो लगातार किसकी ओर बढ़ रही थी, विकास की ओर बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी दोनों के बीच, देशों के बीच में, दोनों देशों बोले तो आपका सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव तो था ही, मगर युद्ध की जो नौबत थी या युद्ध की जो स्थिति थी वो नहीं आई। लेकिन ये भी कहा गया है कि 1970 के बाद जो अर्थव्यवस्था में या आर्थिक व्यवस्था में जो क्या उन्हें मंदी छा गई, मतलब मंदी मतलब रुकावट जो छा गई थी, उसके बारे में कहा गया। और दोनों देशों के बीच क्या होने लगा, तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव जो था वो बढ़ता ही चला गया था। क्यों? क्योंकि जो उनकी अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या हो गया था, धीमा पड़ गया था, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो इस बीच में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही चला गया। दोनों देशों के पास पूरे विश्व को ध्वस्त करने लायक परमाणु हथियार तो थे और दोनों को यह पता था कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो निश्चित ही दोनों देश एक दूसरे को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को तबाह कर देंगे। ये जब उनके बीच में जब अर्थव्यवस्था में जब मंदी छा गई, उसके बाद में कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे के पास, दोनों देशों के पास क्या थी, एक दूसरे के खिलाफ क्या करने, ध्वस्त मतलब समाप्त करने लायक ऐसे उनके पास परमाणु हथियार थे। उनको, ये दोनों को यह पता था कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो क्या होगा, निश्चित ही वो एक दूसरे को ही नहीं बल्कि क्या है, पूरे विश्व को जो थी उसको वो क्या कर देंगे, तबाह कर देंगे, मतलब उसको तहस नहस वो कर सकते थे। अब वे सीधे एक दूसरे से युद्ध ना करके उपनिवेशी देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ने लगे। अब ये कहा गया है कि अब वो सीधे एक दूसरे से युद्ध ना करके वो उपनिवेशी, ऐसे जो साम्राज्यवादी जो देश थे वो उपनिवेशों को अपने अधीन में जो रख लिए थे, उसके माध्यम से वो अप्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर से युद्ध ना करके वो क्या है, किसी के माध्यम या जरिए के माध्यम से वो युद्ध करने लगे। जब किसी बात पर दो पड़ोसी देशों के बीच में तनाव होता तो दोनों महाशक्ति देश सैन्य और अन्य सहायता देकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते थे। जब ये किस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ने लगे, मतलब किसी दूसरे के माध्यम से, तब कहा गया कि जब किसी बात को दो पड़ोसी देश, मतलब किसी भी मुद्दे को लेकर के जब दो पड़ोसी देशों के बीच में क्या होता है, तनाव होता है, तो दोनों महाशक्ति क्या करेंगे, महाशक्ति मतलब दोनों देश क्या है, शक्तिशाली देश के रूप में जाने जाते थे, तो सैन्य और अन्य सहायता दे करके उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते हैं। तो दोनों देश वो जिससे वो पड़ोसी जो देश है उससे वो मदद लेने के लिए वहाँ की सेना को और साथ ही साथ अन्य सहायता, किसी भी तरीके से अन्य सहायता दे करके उन्हें युद्ध में क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। उदाहरण के लिए 1950 में कोरिया में, 1954 में वियतनाम का बंटवारा हुआ था, मतलब एक दूसरे से क्या है, पड़ोसी देशों को उन्होंने मदद करके ये कार्य किया गया था। तो उसी तरीके से जो 1950 में कोरिया में हुआ था और 1954 में वियतनाम का बंटवारा हुआ था। उत्तर और दक्षिण कोरिया तथा वियतनाम के बीच लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थिति बनी और सोवियत संघ एक पक्ष की तो अमेरिका दूसरे पक्ष की सहायता करता। तो यहाँ क्या होने की उत्तर और दक्षिण कोरिया किसके, वियतनाम के बीच में जो लगातार युद्ध और संघर्ष की जो परिस्थिति बनी रही और साथ ही साथ सोवियत संघ एक पक्ष की तो दूसरा क्या है, अमेरिका दूसरे पक्ष की क्या करता रहा, वो सहायता कहें या फिर मदद कहें, वो उनको देता रहा। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो इसी तरीके से क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में सोवियत संघ भारत को और अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन देते रहे। तो इस तरीके से जब दो देशों के बीच बंटवारा होने लगा तो दोनों के बीच में क्या होने लगी, तनाव उत्पन्न होने लगा और ऐसी स्थिति में क्या होने लगा कि सोवियत संघ भारत को और अमेरिका किसका, पाकिस्तान का समर्थन देते रहा। पश्चिम एशिया में अरब देश और
इजराइल के बीच इसी तरह संघर्ष की स्थिति बनी रही। तो इसी तरीके से पश्चिम एशिया जो है वहाँ पे अरब देश और इजराइल के बीच में इस तरह की संघर्ष की स्थिति बनी रही। दक्षिण अफ्रीका में अंगोला, नामीबिया और मोजाम्बिक की स्वतंत्रता संघर्ष भी इस तरह सोवियत संघ और अमेरिका के अप्रोक्ष युद्ध के शिकार हुए। तो इस तरीके से क्या पड़ोसी देशों की मदद के माध्यम से जो युद्ध सहायता थी, जो एक दूसरे के विरुद्ध में होकर के उन्होंने क्या है मदद के माध्यम से, पड़ोसी देशों की मदद के माध्यम से उन्होंने अपने अपने जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र को उन्होंने हासिल किया। तो इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी क्या होने लगा था कि अंगोला, नामीबिया इस तरीके से और भी उन्होंने क्या है स्वतंत्रता संघर्ष की जो स्थिति थी वो इसी तरीके से सोवियत संघ और अमेरिका के अप्रोक्ष में क्या होने लगा, मतलब उनके हित पक्ष में कहें वो युद्ध का वो क्या हो गए शिकार होते चले गए। सबसे अधिक खतरनाक तो दोनों देशों के बीच की शस्त्र प्रतिस्पर्धा थी। मतलब सबसे अधिक खतरनाक जो मानी गई थी, ये जो बात कहा गया है कि दोनों देशों के बीच क्या थी, शस्त्र प्रतिस्पर्धा। जो शस्त्र मतलब जो युद्ध में जो हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था उसकी प्रतिस्पर्धा थी, मुकाबला थी। यह जानते हुए भी परमाणु युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो सकती है। सोवियत संघ और अमेरिका यही प्रयास करते रहे कि दूसरे देश को परास्त करने के लिए और घातक और अधिक मात्रा में हथियार बने। तो वो क्या करने लगे कि एक दूसरे को उन्होंने कमज़ोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोले तो मतलब सोवियत संघ और अमेरिका ने यही प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे कि वो दूसरे देशों को किस तरीके से प्रयास करे और वह साथ ही साथ घातक जो ऐसे विनाशक और हथियार हो जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में वो क्या कर सके, हथियार बना सके। उन्होंने विश्व भर के अपने सैन्य ठिकानों में तैनात कर रखा था। उन्होंने क्या किया था कि जो विश्व भर के जहां उन्होंने क्या है सैन्य ठिकान, जहां सैन्य को रखने के लिए या तैनात रखने के लिए उन्होंने रखा हुआ था। पूरी दुनिया के देश इस प्रकार परमाणु हथियारों के निशाने पर थे। तो इस तरीके से जो पूरी दुनिया थी वो क्या है, दुनिया के जो भी देश थे वो किसके निशाने पर, परमाणु हथियार के निशानों पर ही थे। यही नहीं, दोनों देश लगातार यह धमकी देते रहे कि वे किसी तनाव की स्थिति में इस हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। वो यही धमकी क्या कहना, यही नहीं बल्कि दोनों देश लगातार एक दूसरे के खिलाफ क्या करते थे, धमकी देते रहते थे कि किसी भी तरीके से जो तनाव की स्थिति है उसमें क्या है हथियारों का उपयोग वो कर सकते हैं। एक और बड़ी समस्या थी कि अगर किसी तकनीकी गलती से ना चाहते हुए भी अगर किसी परमाणु अस्त्र का उपयोग किया जाए तो पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। अगर गलत तरीके से अगर इस अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जाए तो वो क्या है पूरी दुनिया को विनाश की स्थिति पर ला सकता है। इस तरह 1975 से 1989 तक पूरी दुनिया परमाणुविक विनाश के कगार पर खड़ी रही। तो इस तरीके से जो स्थिति थी उसमें क्या है, जो परमाणु अस्त्र शस्त्र का जो उपयोग किया जाना था इस स्तर पर जो पूरी दुनिया जो थी वो क्या है इस विनाश के कगार, मतलब जो तहस नहस हो जाने के कगार पर वो खड़ी रही। क्योंकि अगर कोई भी देश इस परमाणु जो अस्त्र है उसका इस्तेमाल कर देता तो पूरी दुनिया क्या है तबाह हो जाती। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे विश्व में खासकर अमेरिका और यूरोप में जहां सबसे अधिक परमाणु हथियार तैनात थे, आम लोगों के विरोध प्रदर्शन और शांति आंदोलन होने लगे। लाखों की तादाद में महिला, पुरुष और बच्चों ने इस आंदोलन में भाग लिया और अपने ही देश की सरकारों से मांग की कि वे बिना कोई शर्त अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करें और किसी दूसरे देश को अपनी भूमि में उन्हें रखने की अनुमति ना दे। तो इस तरीके से लाखों के जो बहुत सारे महिलाओं ने अपनी जनसंख्या में, पुरुष थे, बच्चे भी थे, महिलाओं ने भाग लेकर के इस आंदोलन का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने सरकार से गुजारिश की, मांग की कि वो जो परमाणु हथियार हैं उसे बिना किसी शर्त के वो क्या करें, वो नष्ट कर दें। तो इससे एक दूसरे को क्या है अपनी भूमि में उन्हें रखने की अनुमति
ना दे, किसी भी तरीके के जो परमाणु अस्त्र हैं उसे रखने की अनुमति ना दी जाए। सोवियत संघ में लोकतांत्रिक अधिकार सीमित होने के कारण वहाँ बड़े पैमाने में यह आंदोलन नहीं हो पाया, मगर वहाँ के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। ये सोवियत संघ में जो लोकतांत्रिक अधिकार जो क्या थे वो सीमित मात्रा में थे, मतलब कुछ बड़े या उच्च वर्ग या संपन्न वर्गों को तक ही वो अधिकार सीमित होने के कारण से या वजह से वो बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं हो पाए या प्रभावशाली नहीं हो पाया। मगर वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी मतलब ऐसे लोग जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, जिनके पास ज्ञान था, वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते थे, उन लोगों ने क्या है आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। इस आंदोलन को दबाने के चलते सोवियत संघ और अमेरिका के नेताओं में भी यह विचार आया कि परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व बनाना है। तो इस आंदोलन का दबाव को देखते हुए उन्होंने सोवियत संघ और अमेरिका के जो नेता थे उन्होंने यह विचार किया कि देश में अब परमाणु शस्त्र से मुक्त, मतलब किसी भी तरीके से कोई परमाणु शस्त्र नहीं बनाया जाए। दोनों देशों के बीच परमाणु अस्त्रों को कम या खत्म करने के संबंध में लगातार वार्ताएं चली, जो कई विफलताओं के बाद अंत में 1998 में आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक में और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में पूरी हुई। मतलब इस जो परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व जो बनाने की जो सोच थी उसे लेकर के क्या है दोनों देशों के बीच में इस परमाणु शस्त्र को खत्म करने के संबंध में काफ़ी लंबे समय तक वार्ताएं मतलब बातचीत चलती रही, लेकिन और कई विफलताएं भी हुई। लेकिन बाद में सन 1998 में क्या होने लगा कि आइसलैंड की राजधानी जो रेकजेविक में और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में जाकर के ये क्या हुआ, वहाँ रुक गया। निशस्त्रीकरण, बिना अस्त्र शस्त्र के इस अत्यंत महत्वपूर्ण संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव के हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियार कम करने और उनके प्रयोग की संभावना को नगण्य बनाने का निर्णय लिया। तो इस तरीके से बहुत कोशिशों के बाद ही क्या है बिना अस्त्र शस्त्र के क्या है इस महत्वपूर्ण संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ को क्या करने पड़े। सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो कौन थे, रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर किया, जिसके तहत क्या है दोनों देशों ने उन्होंने क्या है परमाणु जो अस्त्र थे उसे कम करने का उन्होंने प्रयास किया और उनकी जो प्रयोग की जो संभावना थी जहां वो प्रयोग करते थे उसे नगण्य मतलब कम कर दिया, बनाने का उन्होंने निर्णय लिया, नहीं बनाने का। इस संधियों के साथ ही शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस तरीके से क्या है बहुत लंबे समय तक यह युद्ध चलता रहा। तो अंततः इन संधियों के साथ ही यह है शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। लेकिन शीत युद्ध ने गहरे घाव और प्रभाव विश्व पर छोड़े। जो शीत युद्ध का जो प्रभाव था वो लोगों पर काफ़ी घाव या फिर उन्हें उसका जो प्रभाव था वो काफ़ी लंबे समय तक विश्व पर पड़ा। पहला तो इसके चलते सोवियत संघ और अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश देशों को विकास और लोकहित पर धन खर्च ना करके शस्त्रों और सेनाओं पर खर्च करने पर मजबूर किया। पहला जो ये बताया गया है कि पहला जो इसके चलते जो हुआ था, इसके चलते मतलब जो शीत युद्ध के चलते जो हुआ था उसके बारे में कहा गया है कि जो सोवियत संघ और अमेरिका सहित जो विश्व के अधिकांश जो देश थे वो विकास और लोकहित मतलब जनता के हित के लिए क्या है धन खर्च ना करके उन्होंने क्या किया था अस्त्र शस्त्रों पर और साथ ही साथ सेनाओं पर वो खर्च करने के लिए क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। कुछ देशों ने जो शस्त्रों के व्यापार और शस्त्र उद्योग पर निर्भर थे उन्होंने तो मुनाफा कमाया, मगर अधिकांश देश आर्थिक रूप से कमजोर ही हुए। जो देश क्या है अस्त्र शस्त्र के माध्यम से जो व्यापार चलाया गया था या उद्योग खोले गए थे जिस पर वो निर्भर थे, उन्होंने तो काफ़ी मुनाफा कमाया, क्योंकि जो उद्योग में जो
कारखाने में जो हथियार तैयार हो रहे थे वो उससे काफ़ी उनको फ़ायदा होता चल रहा था। मगर जो अधिकांश देश थे उस पर जो उसका प्रभाव था वो काफ़ी बुरा प्रभाव था। इसमें स्वयं सोवियत संघ सम्मिलित था, क्योंकि जो उसकी आर्थिक जो स्थिति थी वो भी क्या है, कमज़ोर हो चुकी थी। सोवियत संघ की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई पूर्वी यूरोपीय देश जो सोवियत संघ के नियंत्रण के कारण छटपटा रहे थे, तेजी से स्वतंत्र हुए। जो सोवियत संघ की जो कमजोरी थी उसका जो फायदा उठा करके क्या हो रहे थे, मतलब कि सोवियत संघ की जो स्थिति थी वो क्या है, कमजोर हो चुकी थी। तो उसका फायदा उठाते हुए पूरे जो यूरोप के जो देश थे उन्होंने सोवियत संघ के नियंत्रण के कारण क्या हो गए थे, छटपटा रहे थे। वो क्या हो रहे थे, अपने आप को स्वतंत्र या आज़ाद करना चाह रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जर्मनी के 2 भागों का विलय हुआ और उसकी राजधानी बर्लिन को बांटने वाले दीवार को नाटकीय तरीके से आम लोगों की हुजूम ने ध्वस्त कर दिया। जो साधारण जो लोग थे उसे क्या किया गया, इस दीवार जो राजधानी बर्लिन की जो बांटने वाली जो दीवार थी उस पर क्या है, नाटकीय तौर से लोगों को इसका दृश्य दिखाया गया। जो 2 देशों के बीच में जो भाग थी उस भाग को सोवियत संघ इन सब के प्रभाव से उभर नहीं पाया और 1992 में अप्रत्याशित तरीके से खुद ढह गया, मतलब वो खुद गिर गया। यह साम्यवादी सोवियत संघ की जगह अनेक छोटे गणतंत्र स्थापित हुए जिन्होंने पूंजीवाद और चुनावी लोकतंत्र को अपनाया। तो इस तरीके से क्या है, सोवियत संघ क्या है, जो प्रभाव था वह उभर नहीं पाया, जिसकी वजह से खुद ही वो ढह गया। अब क्या होने लगे, जो साम्यवाद सोवियत गठन की जगह उन्होंने अनेक जो छोटे छोटे गणतंत्र थे वो स्थापित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने पूंजीवाद और चुनावी लोकतंत्र को भी, मतलब चुनावी तरीके से या चुनावी प्रणाली को उन्होंने अपना लिया। इसके साथ ही आधुनिक विश्व में समानता और समाजवाद लाने का एक महान प्रयास विफल हुआ। जो इस तरीके से क्या हुआ कि देश में जो समाजवाद की जो लाने की होड़ थी, जो आधुनिक विश्व में समानता, वो क्या है, वो प्रयास विफल हो गया। शीत युद्ध के एक और प्रभाव को आज विश्व झेल रहा है, जब सोवियत संघ ने अरब देशों पर अपना प्रभाव डाला और अमेरिका व इजराइल के विरुद्ध उन्होंने तैयार किया, तो अमेरिका ने उन देशों में यह भावना फैलाई कि साम्यवादी सोवियत संघ से इस्लाम धर्म को खतरा है। तो इस तरीके से लोगों में यह जो भावना को जो सोच थी उसको क्या है, इस तरीके से फैलाया गया कि जो साम्यवादी सोवियत संघ से क्या होने लगे, जो इस्लाम धर्म को क्या होगा, खतरा होगा। इस तरीके से जब सोवियत संघ ने अपना अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उस पर नियंत्रण जमाया, तो अमेरिका ने इस्लामी धार्मिक समूहों को उकसाकर उन्हें सोवियत संघ से लड़ने के लिए घातक शस्त्र दिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने उसकी क्या है, मदद की, मतलब उस पर नियंत्रण करने के लिए। तो सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया है, उस पर हमला किया, तो उस पर नियंत्रण जमाए रखने के लिए उन्होंने क्या है, अमेरिका ने क्या किया, इस्लामी जो धार्मिक समूह थे, जो इस्लामी धर्म के जो समुदाय थे, ये समूह के जो, उन लोगों को उकसा करके सोवियत संघ से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें घातक शस्त्र प्रदान किया गया। इसी तरह प्रायः विश्व के अन्य भागों में भी छापामार युद्ध करने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका ने गुटों को तैयार किया। तो इस तरीके से जो विश्व के जो अन्य भाग थे उन पर भी छापामार युद्ध, जो अचानक हमला करके पहाड़ी या फिर किलों के हैं उन जगहों पर छिप करके युद्ध की जाती थी। तो ऐसे युद्ध को उन्होंने अपना करके क्या किया, सोवियत संघ और अमेरिका ने इस गुट को उन्होंने तैयार किया। वर्तमान युग की आतंकी समस्या का आरंभ शीत युद्ध से ही होता है। जो वर्तमान आज के युग की जो क्या है, आतंकी समस्या जो उत्पन्न हो रही है, उसका आरंभ, उसकी शुरुआत किससे होगी, कहा गया है, शीत युद्ध से होता है। कि किस तरीके से जो आतंक समस्या जो आज की स्थिति में क्या है, बढ़ती ही चली जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेसन यहीं खत्म होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, वर्तमान में आप शीत युद्ध का क्या प्रभाव
देखते हैं। तो इसके संबंध में शीत युद्ध के जो प्रभाव है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।